डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस। ये झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, क्या दोनों में समानता है और क्या दोनों में अंतर है। तो उस पर जाने के पहले आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्स फोर्स पढ़ाए थे हम लोग, वो स्थिर विद्युत बल Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े हैं Fg = Gm1m2/r²। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। समानता, सिमिलरिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों में F जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे दोनों आवेश के बीच का दूरी हो या दो बॉडी जिसका मास हम कंसिडर कर रहे हैं उसके बीच का दूरी हो। दोनों में ही फोर्स Fe इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और Fg ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों में एक समानता है। दूसरी समानता है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही बॉडी के बीच के सेंटर टू सेंटर काम करता है। तीसरा है, ये एक रेखा में कार्य करता है। सेंटर टू सेंटर काम ही कर रहा है लेकिन दैट इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको हम लोग एक रैखिक बल भी कहते हैं। हम लोग एक रैखिक बल कहते हैं। फोर्थ है, ये संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको आप देख करके रिकॉल कर लेंगे क्या है, किसको कहते हैं हम लोग संरक्षी बल। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और लास्ट है कि यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 5 सिमिलरिटी हम लोग को देखने को मिला यहाँ पर कि वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों ही केंद्रीय बल है, दोनों ही एक रैखिक बल है, दोनों संरक्षी बल है और दोनों ही न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। अब आइए देखिए इसमें डिसिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो इसका जवाब तो आप आसानी से देख सकते हैं, रिकॉल करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। एक संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता था। आवेश के कारण उत्पन्न होता था, चार्ज के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज, चार्ज कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़े किस कारण उत्पन्न होता है, तो मास के कारण, द्रव्यमान के कारण। दो बॉडी के बीच का जो मास है, दो बॉडी के बीच जो मास के कारण फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये काम कर रहा है। फिर हम लोग पढ़े थे चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, विकर्षण का। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा, आकर्षण का फोर्स काम करेगा। कहने मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पॉजिटिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब स्थिर विद्युत बल आकर्षण का बल हो सकता है, विकर्षण का बल हो सकता है, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप पढ़े, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। इस फॉर्मूले को देखिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट आपको बताए थे माध्यम का प्रकृति है, नेचर ऑफ मीडियम। वैक्यूम के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं और जनरल मीडियम है तो एप्सिलॉन है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। स्थिर वैद्युत बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में देखिए Fg = Gm1m2। इस G को देखिए आप, Gm1m2/r²। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू भी जानते हैं आप, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हमने यहाँ भी लिखा है उसको, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा नेक्स्ट है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत प्रबल बल होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, यह एक दुर्बल बल है। तो हम लोग डिफरेंस में भी यहाँ चार चर्चा की है, 4 पॉइंट का, कि स्थिर वैद्युत बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण या विकर्षण का बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल होता है, स्थिर वैद्युत बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, स्थिर वैद्युत बल बहुत अधिक प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है। कैसे, इसको आप यहाँ से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं इस तरह से, और फिर एक आप सेल्फ ड्यू ट्राई करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया Fg इक्वल टू जी एम पी बाय आर स्क्वायर। एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसी आर डिस्टेंस पर दोनों रखा हुआ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है क्यूपी, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो क्यूपी प्लस ई इसलिए यहाँ लिखे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लगाया इसको हम लोग 1/4πε0 ई इंटू ई, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद कीजिए आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दोनों का रेशियो निकाले हम लोग, एफ ई 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ जी। तो इसका उलट गया ये आर स्क्वायर बाय जी एम पी, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 ऊपर हो गया ई स्क्वायर, नीचे जी एम पी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 1/4πε0 आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹ हमने रख दिया यहाँ पे 9 इंटू 10⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, प्लस हम लोग यहाँ लिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ 2 बार है, इसलिए स्क्वायर हमने कर दिया। जी का वैल्यू लिखे हम लोग, यहाँ बताया आपको हम 6.67 10⁻⁻11, और ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन भी आप जानते हैं, यहाँ हमने लिखा 1.673 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट लेके चल रहे हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg का स्क्वायर कर दिए। इसको पूरे आप सोल्व कर लीजिए आराम से बैठ करके, ये आपको मिलेगा 1.24 इंटू 10⁻36, मतलब एफ ई बाय एफ जी इज दिस, इसलिए एफ ई इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.24 इंटू 10⁻36 एफ जी। तो आप समझ सकते हैं कि 2 प्रोटॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कितना प्रबल बल है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वेरी प्रबल, बहुत अधिक प्रबल बल है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसी को आप एक और न्यूमेरिकल से चेक कर सकते हैं, सेल्फ, इसलिए ये हमने सेल्फ के रूप में आपको दिया है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप एफ ही का 1/4πε0, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, डिस्टेंस का हो गया यहाँ से, और प्रोटॉन का वही हो गया एफ जी जी, और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। फिर आप मास ऑफ प्रोटॉन तो आपको यहाँ बता दिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका हम लिख दिए हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। तो ये जी का वैल्यू रखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है, एम ई इतना है, एम पी यहाँ है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो पुट करने के बाद जब सोल्व करेंगे आपको, तो ये 2.4 इंटू 10⁻39 आएगा आपको, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो सोच सकते हो
कितना ये स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसको।